रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 13। तुम बहुत क्यूट हो, मेरा तो दिल कर रहा कि तुम्हें इस दुनिया से छुपा लूं, कहीं कोई तुम्हें हमसे चुरा न ले। उसकी बात सुन नित्य बस मुस्कुरा देती है। कुछ ही समय में उनकी कार एक मॉल के सामने आके रुकी। आर्यन जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। वो पहले आर्यांशी के साइड का गेट खोलता है, जिसे देख आर्यांशी उसको देखने लगी। वही आर्यन उसको देख बोला, मिस आर्यांशी, आप भी मेरे साथ मेरी बहन को शॉपिंग करने मेरी ये करनी होगी, क्योंकि मुझे लड़कियों के बारे में शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब आगे सिटी मॉल। इस वक्त आर्यन, आर्यांशी और नित्य मॉल में थे। आर्यन नित्य की तरफ देख बोला, बेबी सिस्टर, पहले हम कहाँ जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके चेहरे पे कंफ्यूज वाले भाव थे। असल में बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। तभी उसने जल्दी से अपने फ़ोन पे सर्च किया, जिसके साथ ही उसके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए थे। उसने एक नज़र अपने सामने देखा, जहाँ नित्य और आर्यांशी एलिवेटर में उसके आगे खड़े थे और आर्यन उनके पीछे। अभी जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा आर्यन ने सर्च किया हुए रिजल्ट को जल्दी जल्दी पढ़ लिया। कुछ ही देर में एलिवेटर मॉल के 5 फ्लोर पे खुला, जहां सभी लोग एलिवेटर से बाहर आ गए। आर्यन नित्य का हाथ पकड़ बाहर आया और आर्यांशी को आने बोल। वो नित्य को लेकर सीधा एक फीमेल क्लथिंग शोरूम में घुस गया। नित्य एक बार फिर से खुद को एक बोटिक में देख हैरान थी। उस याद था उसके बड़े भाई भी उसे बहुत सारे कपड़े दिलाए थे। उसके पास इस वक्त इतने कपड़े थे कि अगर वो उन्हें 365 डेज चेंज करके भी पहने तो भी खत्म होने वाले नहीं थे। वो आर्यन की तरफ देख बोली, भाई मेरे पास कपड़े हैं, बड़े भाई ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए हैं। उसकी बात सुन आर्यन एक नज़र उसे देख उसके सर पे हाथ फिरते हुए बोला, बेबी सिस्टर, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे वार्डरोब में जगह कम है तो मैं एक नया वार्डरोब रेडी कर दूंगा। उसकी बात सुन आर्यांशी और नित्य स्पीचलेस हो गए। दोनों आवक नज़र से आर्यन को देख रहे थे। उसके दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देख जैसे कुछ इशारा कर रहे हूँ। फिर आर्यांशी धीरे से आगे बढ़ आर्यन के कान में बोली, बॉस, आपको नहीं लगता आपको कुछ अलग करना चाहिए? उसकी बात सुन आर्यन उसकी तरफ देख बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसकी बात सुन आर्यांशी अपना थौक के बोली, ओफो बॉस, देखिए, जैसा कि छोटी मैडम ने कहा कि आपके बड़े भाई ने भी छोटी मैडम को कपड़े दिलाए थे, आप ही सोचिए, आपको कुछ डिफरेंट दिलाना चाहिए। छोटी मैडम जैसे वो उन कपड़ों को देख के आपके बड़े भाई को याद कर सकती है, लेकिन अगर आपने ने उन्हें कुछ अलग दिया तो वो आपको भी याद करेगी। ऊपर से उनके पास इतने सारे कपड़े हैं तो क्या पता वो जब तक आपके और बड़े सर के दिए हुए कपड़े पहने तब तक उसका ट्रेड चला जाएगा। तो क्या आप चाहते आपको बहन ट्रेन से पीछे हो जाए? बॉस, आपको नहीं पता, लेकिन लड़ी हमेशा ट्रेन के साथ चलती जाती है, इसलिए आपको मैडम को कुछ और दिलाना चाहिए। उसकी बात आर्यन को भी सही लगेगी। वैसे भी अगर वो ट्रेन पे ध्यान दे तो क्या पता वो हमेशा अपने बाकी भाई से पहले अपनी बहन को वो चीजें दे सके जिसे उसकी बहन सबसे ज्यादा प्यार उससे करेगी। ये सोच वो खुश हो जाता है। वो जल्दी से आर्यांशी की तरफ देख बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को क्या दिलाऊं? उसके चेहरे के भाव देख आर्यांशी मुस्कुरा देती है। आर्यन इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसकी देख पता चल रहा था कि वो नित्य को शॉपिंग करने के लिए कितना डिटरमाइंड है। आर्यांशी को जब अपने ऊपर आर्यन की नज़र महसूस हुई तो उसने आर्यन से अपने कान को पास लाने के लिए कहा, जड़ी समझ। आर्यन आर्यांशी लिप्स के सामने आने कान कर देता है, जिसे देख आर्यांशी उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुन आर्यन खुश हो जाता है। तभी आर्यांशी को पीछे से धक्का लगता है, जिस वजह से आर्यांशी, जो कि आर्यन से अपनी बात बोल पीछे हट रही थी, उसके होंठ आर्यन के कान से टच हो जाता है, जिसे आर्यांशी की आंखें बड़ी हो गई। उसकी दिल तेजी से धड़कने लगी। वो जल्दी से पीछे हो जाती है। वही आर्यन तो अपनी जगह जम गया, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को ठीक कर लेता है और इधर उधर देखने लगा। उसके कान लग हो गए थे। उसकी भी दिल धड़कन तेजी से चलने लगा था। बेचारे को ऐसा लग रहा था कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएंगे। वो जल्दी से नित्य के पास चला गया। उसको इस वक्त पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे रखे जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका कान जो कि ब्लश कर रहा उसके एक्सप्रेशन को धोखा दे रहा था। आर्यन को नित्य के पास जाते देख आर्यांशी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि चेहरा उसका भी लाल हो चुका था। उसके बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अपने पीसर को झटक वो भी आर्यन और नित्य के पास चलेगी। हालांकि वो अब आर्यन की तरफ देख भी नहीं रही, उसे उलट आर्यन तो एक तक उसको देख रहा था और अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। आर्यन नित्य की तरफ देख बोला,
बेबी सिस्टर चलो हम कहीं और चलते हैं। वैसे भी जैसा का तुमने कहा कि बड़े भाई ने बहुत सारे कपड़े दिलाए तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि अब मैं तुम्हें जो भी दिलाऊंगा और तुम्हें जो भी गिफ्ट करूंगा तुम उसे मन नहीं करोगी। उसकी बात सुन नित्य उसको अजीब नज़र से देखने लगे, फिर ज्यादा ना सोचते हुए उसने अपना सर हिला दिया। उसकी हामी देख आर्यन खुश हो जाता है और नित्य का हाथ पकड़ इस शोरूम से लेकर चला जाता है। कुछ देर में वो लोग एक ज्वेलरी स्टोर में थे। अंदर आते हैं सभी एम्प्लॉय आर्यन के सामने आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें अभी अपने मैनेजर से पता चला था कि आर्यन अभी एक स्टोर से बिना कुछ बाय किए निकल गए, जिस वजह से उनकी स्टोर अब प्रॉब्लम में आ चुकी थी। आर्यन सिंघानिया की कौन नहीं जानता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ वो लड़की कौन है जिसका हाथ मिस्टर सिंघानिया ने पकड़ रखा है। एक लड़की अपने बगल वाली लड़की से बोली, वो कितनी सुंदर है न। उसकी बात सुन वो दूसरी लड़की बोली, हाँ वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो है कौन और उनका क्या रिश्ता हो सकता है मिस्टर सिंघानिया से। तभी एक लड़की जिसे शायद नित्य की आर्यन के साथ देख जलन हो रहा था, वो थोड़ा गुस्से से बोली, पता नहीं। वो नित्य को घूरने लगी, लेकिन फिर कुछ सोच वो आगे जाते हुए बोली, वेलकम टू आवर स्टोर मिस्टर सिंघानिया। उसकी बात सुन आर्यन अपन सर हिला के बोला, इनके लिए मुझे कुछ ज्वेलरी दिखाओ। एक बात और, प्राइस की चिंता करने जरूरत नहीं है, इन्हें जो भी पसंद आएगा दे देना। आर्यन हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान था। वो ज्यादा किसी से ठीक तरह बात भी नहीं करता था। अभी वो उसने जो भी बात कही थी बहुत ही एरोगेंट और रूड वे में कही थी, लेकिन जब उसने नित्य की तरफ इशारा किया उस वक्त उसकी आंखों में नमी और चेहरे और सॉफ्टनेस देखी जा सकती थी। उसकी बात सुन और नित्य के उसके चेहरे पे सॉफ्टनेस देख वो अटेंडेंट जलन से नित्य को देखने लगी। वही आर्यन को जब अपनी बहन पे किसी नज़ारे महसूस हुई तो उसकी आंखों में एक डार्कनेस दिखने लगा, जिसे उसने अपने आंखों को नीचे कर छुपा लिया। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई जिसे छुपा वो नित्य को देख बोला, चलो हम देखते हैं तुम्हारे लिए कुछ। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है और उसने साथ चली जाती है। हालांकि उसका यहाँ से कुछ भी लेने का मन नहीं था, लेकिन अब जब उसने अपने आर्यन भाई को प्रॉमिस कर दिया था तो वो उसे तोड़ नहीं सकती थी। वो अटेंडेंट खुद भी काउंट के पास आ जाती है और कुछ ज्वेलरी दिखा लगी। आर्यन भी ध्यान से सब कुछ देख रहा था, हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार नित्य के साथ शॉपिंग आया था। वो कभी भी स्नेहा के साथ शॉपिंग पे नहीं आया था, उसे इन सब चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नित्य के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसलिए उसने मदद के लिए आर्यांशी की तरफ देख जैसे कह रहा हो, तुम मेरी मदद करो मेरी बहन के लिए ज्वेलरी लेने में। उसकी आंखों की इशारे को समझ आर्यांशी ने अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो नित्य के बगल में जाके खड़ी हो गई। वही आर्यन भी ज्वेलरी शॉप में इधर उधर कुछ देखने लगा। वो शॉप बहुत बड़ी थी, जिस वजह आर्यन वहां घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक रेड डायमंड ज्वेलरी सेट और गई, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि वो एक नेकलेस सेट पूरे रेड डायमंड की बनी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके देख ऐसा लग रहा जैसे वो किसी रानी का नेकलेस है। आर्यन ने एक सेल्स अटेंडेंट को बुलाकर उसे ज्वेलरी के बारे में क्वेश्चन करने तो उस अटेंडेंट ने बताया, सर ये हमारे स्टोर सबसे एक्सक्लूसिव ज्वेलरी में से एक है। इस ज्वेलरी को भी अपनी एक कहानी। सबका कहना है कि ये ज्वेलरी हमारे देश की सबसे निडर रानी के लिए बनाया गया था, वो भी उनकी प्रजा की तरफ से, क्योंकि उनकी रानी बहुत ज्यादा क्रूर थी। उनका मन था कि अगर उनकी रानी नहीं होती तो वो लोग शायद आज भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते। इस ज्वेलरी में उन सभी लोग का रिस्पेक्ट और प्यार है। उसकी बात सुन आर्यन खुश हो जाता है, आखिर वो यही तो चाहता था। पता नहीं उसको अपनी बहन और याद था, वो खुद भी योग एक रानी जैसी थी। वो बिना वक्त गवाए उस तरफ चल और उस ज्वेलरी को हाथ दूर से ही देखने लगा। उसने उस अटेंडेंट की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो वहां से चला गया। दिमाग में एक इमेजिनेशन ने जन्म लिया, जिसे इमेजिन कर उसके होठों पे एक मुस्कान आ गई। वो उस ज्वेलरी में नित्य को इमेजिन करने लगा, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी प्यारी बहन के अलावा ये ज्वेलरी किसी पे ज्यादा सूट नहीं करती। तभी अचानक ही उनकी आंखें कोल्डनेस भर उठी, क्योंकि बगल में लगे मिरर में उसे एक इंसान दिखाई दे रहा था, जो को पीछे से ही नित्य को ऊपर से नीचे तक देख रहा। ये देख उसकी आंखें लाल हो गई, इसलिए वो पलट के नित्य की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे पहले ही वो लड़का नित्य के पास जा नित्य के बॉडी के ऊपर अपने हाथ घूमने लगा, लेकिन वो नित्य को टच नहीं कर रहा था। ये देख आर्यन का दिमाग खराब हो गया। आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके बहन को इस तरह से देखने की। ये सोच सोच उसको और गुस्सा आ गया। वो अब नदी से नित्य के पास जा उस लड़के के कॉलर को पीछे से पकड़ खींच नित्य से दूर कर देता है।
अचानक किसी के खींचने से वो लड़का सकपका जाता है, लेकिन जब तक खुद को संभाल पाता उसे पहले ही वो जमीन गिरा पड़ा था। उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन जब वो अपना चेहरा ऊपर कर उस इंसान की तरफ देखता तो उसकी हवाएं उड़ जाती हैं, क्योंकि आर्यन उसे उससे भी ज्यादा डरावनी लाल आंखों से घूर रहा था। इधर नित्य अपने सामने ज्वेलरी को देखने में बिजी थी, या फिर आर्यांशी उसको ज्वेलरी लगातार दिखाई जा रही थी, जिस वजह से नित्य को अपने पीछे होने वाली चीज का अंदाजा भी नहीं था। अगर होता तो शायद इस वक्त कुछ और ही हो रहा होता है। आर्यन की खतरनाक नजर को देख वो लड़का जल्दी से वह से निकल जाता है। उसे जाते देख आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोल ली। अब उसकी आंखों में कोई भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। आर्यन उस तरफ देखता है जहां नित्य आर्यांशी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। आर्यन नित्य के पास आते हुए बोला, बेबी सिस्टर क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? उसकी बात सुन नित्य ने उसके सामने एक रिंग करते हुए बोली, भाई ये है। आर्यन ने उस रिंग को देख जो कि बहुत ही सिंपल और खूबसूरत थी। आर्यन ने सेल गर्ल की तरह देख कहा, पैकेट। उसकी बात सुन सेल्स गर्ल ने अपना सर हिला दिया। आर्यन ने फिर से अपनी नज़र इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक रिंग और आके रुकी जो कि एक कपल रिंग थी। उसने एक नज़र अपने आसपास देख फिर एक सेलमैन कुछ इशारे कर देता है, जिसे समझ वो लड़का जल्दी से उस रिंग को पास कर देता है। अपने सभी शॉपिंग बैग्स को हाथ में लेकर ज्वेलरी शो से निकलने लगा। तभी वो लड़की जो को कब से नित्य को अपनी जलन भरी आंखों से देख रही थी, वो इस वक्त एंट्रेंस पे खड़ी हो गई और जैसे ही नित्य शॉप से बाहर जाने लगी उसे अपना पैर नित्य के आगे कर दिया। लेकिन नित्य भी कहाँ कम थी, उसने भी अनजान बनते हुए उसके पैर पे अपने रख दबा दिए, जिसे उस लड़की एक चीख गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके बहुत तेज गुस्सा और रोना आ रहा था, क्योंकि नित्य ने बिना किसी दया मया के उसके पैर पे पैर दबाया था। उसको तो ऐसा लग रहा जैसे वो अभी खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसको समझ आ गया था उसने ये हरकत कर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ी हो एक साइड चली जाती है। वो इस बात कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी। उसने देखा था आर्यन कैसे इस लड़की के पजेसिव बिहेव कर रहा था। क्या पता उसकी इस हरकत से उसकी जॉब चली जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती, हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि नौकरी थी उसकी वैसे भी नहीं बचने वाली है। आर्यन अब नित्य के पास आते हुए बोला, बेबी सिस्टर क्या तुम ठीक हो? इसके मुंह से नित्य के लिए बेबी सिस्टर, वो लड़की हैरान हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, वो कब से नित्य को आर्यन की गर्लफ्रेंड समझ रही थी, लेकिन अब सच्चाई ही अलग थी। उसका चेहरा कला पड़ गया। वही नित्य आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए बोली, भाई मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं भी ये गिरी थी। उसको बात शान उस सेल्स गर्ल का चेहरा नीचे झुक गया था। वो नित्य की तरफ देख बोली, सो सॉरी मैम, गलती से मेरा पैर आपके सामने आ गया। वो दिल से सॉरी बोल रही थी। वो लड़की आर्यन को अपना रियल मानती थी और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करती थी, लेकिन उसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये लड़की उसकी बहन कैसे ही सकती है, जबकि सिंघानिया परिवार की एक प्रिंसेस है, वो भी स्नेहा सिंघानिया है। फिर ये लड़की कौन है? क्या ऐसा ही सकता है कि ये लड़की इनकी कोई रिश्तेदार हो? पर आर्यन इसकी इतनी क्यों केयर कर रहा है? जहां तक मुझे याद है ये इंसान अब तक इंडिया से बाहर था और ये कभी भी आज सगी बहन स्नेहा का साथ शॉपिंग तो दूर की बात है, कभी उसके साथ यहाँ घूमने भी नहीं आया था। लेकिन फिर जल्दी ही अपना सर झटका अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वो साइड चली जाती है। इधर आर्यन भी नित्य का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है, मगर जाते जाते वो उस लड़की पे एक नज़र डाल बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है, जिसे देख उस लड़की के रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा दौड़ जाता है। लेकिन फिर वो जल्दी ही अपनी नज़ारे उस पे हाथ लेती है। इधर आर्यन नित्य को लेकर अब एक सॉफ्ट टॉयज के शोरूम में चला जाता है। नित्य खुद को उस जगह बहुत ही ज्यादा अनकंफर्ट फील करती है। वो आर्यन का हाथ पकड़ बोली, भाई मुझे की टॉयज नहीं चाहिए प्लीज, अब चलते हैं, मैंने शॉपिंग बहुत कर ली है। उसकी बात सुन आर्यन उसके हाथ पे अपने हाथ रखते हुए कहता, यह मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लग रहा है इस टॉय शॉप में, लेकिन मैं अपनी बेबी सिस्टर के लिए ये सब खरीदना चाहता हूँ। बचपन में भाई तुम्हारे बहुत सी चीज खरीद के रखते था, भले ही तुम हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हारे लिए ये सब खरीदने के लिए। और सच बताऊं तो मैं अपने की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए ये सब खरीद, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया था। अपने भाई की बात सुन नित्य उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन का निराश चेहरा देख नित्य को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपना सर हिला देती है, जिसे देख आर्यन खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे एक बच्चे जैसी खुशी एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी, जिसे देख नित्य अपना सर हिलाते हुए बोली, भाई आप अपने एक्सप्रेस बहुत जल्दी बदल लेते हैं। उसकी बात सुन आर्यन उसके सर के हाथ रख बोला, ऑफ कोर्स अब मैं अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को मानने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये बोल वो ओंज बत्ती सी दिखा देता है।
उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको अपने साथ टॉयज सेक्शन में ले जाता है। दूसरी तरफ स्नेहा इस वक्त बहुत खुश थी। वो अभी अपनी कार ड्राइव कर कहीं जा रही थी, तभी उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया। उसने देख उसको एक अननोन नंबर कॉल आ रहा, लेकिन स्नेहा उस नंबर को अच्छी पहचान गई और उसके चेहरे के एक सेस डार्क हो गए। स्नेहा ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस सब कुछ रेडी है। सामने वाली की बात सुन स्नेहा बोली, लियो आज किसी भी हाल में हमें उन्हें इंडिया से बाहर भेजना होगा। उस बार कोई गलती नहीं, वरना तुम जानते हो हमारे साथ क्या हो सकता है। स्नेहा ने अभी इतना ही कहा था कि उसका ध्यान सामन की तरफ जाता है, जहां अचानक से एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिस वजह से स्नेह जल्दी से अपनी कार का ब्रेक लगा देती, लेकिन उसके बावजूद उसकी कार उस औरत से टक्कर ही जाती है, जिस वजह से उस औरत को उसके सर में चोट लग जाती और वो स्नेहा की कार के सामने ही बहस हो जाती है। स्नेहा खुद को 100 गली देते हुए कार से बाहर आती है। वो उस औरत की देखती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने और गंदे नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पे बहुत सी मिट्टी लगी हुई थी। स्नेहा एक नज़र उस औरत को देखती है, फिर आप आसपास देखती है जहां कुछ लोग अब भीड़ लगा के खड़े इन्हें लगे थे। उसका दिल कर रहे कि वो वहां से भाग जाते, लेकिन अगर वो अभी ऐसा कुछ करती तो उसकी सिंघानिया परिवार की मासूम बेटी वाला इमेज खराब हो जाता। इसलिए वो अभी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उस औरत को जल्दी से उठाने की कोशिश करते हुए किसी से बोली, क्या आप इन्हें मेरी कार में डाल सकते हैं, मुझसे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसकी बात सुन वो आदमी अपना सर हिला बोला, ठीक है मैडम आप रुकिए। उसके बाद वो उस साइड की उठा स्नेहा की कार में डाल देता है। स्नेहा भी जल्दी से उस औरत को लेकर वो से निकल जाती है। वहीं वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, ये लड़की तो सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है ना। दूसरा इंसान बोला, हाँ ये वही है, देखो तो ये कितनी यारी बच्ची और सेंसिटिव बच्ची है। सिंघानिया परिवार की बेटी में बहुत अच्छे मैनर हैं, वरना आजकल लोग एक्सीडेंट करने के बाद विक्टिम के परिवार वाले को पैसे देकर मुंह बंद करने की कोशिश करते। वहीं ये लड़की उस औरत खुद अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर चली गई, ऊपर से वो उसके लिए रो भी रही थी। ऐसी बहुत सी बातें वो होने लगी। कुछ ही समय ये सभी बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जहां स्नेह का उस औरत का मदद करना, उसको रेसिपी लेकर जान उसके रोना और उस औरत को बचाने के लिए हेल्प मांगे जैसी वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रही थी। पूरे सोशल मीडिया पे स्नेहा की तारीफ हो रही थी। सनेपा ने पीछे बेहोश पड़ी औरत को देख खुद से बोली, आज मेरे लिए कितना अच्छा दिन, और ये बुढ़िया, इससे भी मेरी ही कार मिली थी सुसाइड करने के लिए। अरे बुढ़िया मरण ही था तो किसी को की गाड़ी के सामने आ जाती, या फिर ट्रेन के नीचे मेरी कार के सामने आने को क्या जरूरत थी। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। आर्यन नित्य और आर्यांशी के साथ मॉल से बाहर आया है। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थे, जिन्हें अब एक एक करके अपने बॉडीगार्ड्स को दे रहा था। आर्यन और नित्य अभी कार में बैठे ही थे कि तभी उनका फोन रिंग। उन्होंने देख कि ये फोन उसके डैड का था, जिसे देख आर्यन ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आर्यन मेरी बेटी को कहाँ लेकर हुए हो तुम, मैंने कहा था ना आज मैं उस ऑफिस से पिक करने जाऊंगा। अपने डैड की बात सुन आर्यन अपनी आई रोल करते हुए बोला, डैड मैंने भी कहा था कि आज बेबी सिस्टर मेरे साथ शॉपिंग पे जाने वाली है, इसलिए मैं अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को उसके ऑफिस से आपसे पहले पिक कर लिया। दूसरी तरफ से ऋषभ जी गुस्से से बोले, तुम नालायक इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस और मेरे टाइम को खराब करने की, तुम्हें आता नहीं तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा बिजी रहती है और तुम हो कि उसको दस्तूर करने पहुंच गए। अपने डैड की बात सुन आर्यन बोला, ओह कौन ऑन डैड, आप भी तो बेबी सिस्टर को परेशान करने वाले थे इसलिए मैंने कर दिया, और वैसे भी मैं जब से आया हूँ तब से अपनी बेबी सिस्टर से ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। वैसे भी जब से बेबी सिस्टर आए हैं तब से ही वो हमारे साथ रहती हैं और हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ बंद बनाए के लिए ले आया। ठीक है अब मैं खोने रख रहा हूँ, मैं बेबी सिस्टर के साथ कुछ ही देर में रेस्टोरेंट पहुँचने वाला हूँ। उसको बात सुन दूसरी तरफ से ऋषभ जी जो कि आर्यन की बात सुन किसी सोच में घूम थे, उन्होंने ने आर्यन की आवाज़ सुन अपने हित दबा लिए और फ़ोन रख दिया। वो अपनी कार की तरफ चले गए जहां इस वक्त राधिक जी उनका इंतजार कर रही थी। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोली, क्या हुआ, हमारी प्रिंसेस आ रही है ना। उनकी बात सुन ऋषभ एक बार फिर से गुस्से भर उठे थे। जब से उनकी प्रिंसेस अपने फैमिली से वापस आई थी तब से कुछ ना कुछ हो रहा था, जिस वजह से उन्हें अजनी प्यारी बेटी के समय बिताने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। इसलिए आज उन्होंने और राधिका जी ने सोचा था कि वो अपनी बेटी को खुद ही उसके ऑफिस से करेंगे, जिस वजह से वो लोग उसके ऑफिस आए थे।
वो लोग तो नित्य को सरप्राइज देने के चक्कर में बिना बताए ही ऑफिस के नीचे आ चुके थे। ऋषभ जी ने नित्य को जब कॉल करके के बताया तो नित्य का जवाब समन उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि उसने उन्हें बता दिया कि आर्यन भी के साथ शॉपिंग पे आई है, जिसे सुन ऋषभ जी को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन वो अपने गुस्से को दबा नित्य को अच्छे से शॉपिंग करने को बोल फोन रख देते हैं, फिर अपने नालायक बेटे को कॉल करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपको तो जानते हैं। वो राधिका जी तरफ देख बोले, वो नहीं आ रहा है क्यों? आपके नालायक बेटे ने हमारी प्रिंसेस को लेकर पहले ही चल गया है, इसलिए अभी ने उस बहुत डांटा है। उनकी बात सुन राधिका जी थोड़ी मायूस हो गई। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोली, हमारी बच्ची का घर आए इतना दिन हो गया और हम उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम करिए ना, हमारी बच्ची जो काम कर रही उसका बर्डन थोड़ा कम कर दो, मैं अपनी बच्ची के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। उनकी बात सुन ऋषभ जी बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमारी जिस कंपनी में काम कर रही वो उसकी खुद की कंपनी है और हम चाह कर भी उसको मस्त नहीं कर सकते हैं। फिर थोड़ा गुस्सा से बोले, ये सब उस बेदी परिवार की वजह से हो रहा है। अगर वो लोग बचपन से मेरी बेटी का ख्याल रखते तो आज उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो हमारे साथ टाइम अच्छे से गुजार सकती थी। उनकी बात राधिका जी को भी सही। वो अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए बोली, बेदी परिवार औरतों के साथ जो भी मिलना करेगा, मैं यहाँ राधिक सिंघानिया उनके किसी भी तरफ का कोई मतो नहीं रखूंगी। अपनी बीवी ये हरकत देख ऋषभ बोले, जान आपको नहीं लगा आपने उन्हें बहुत बड़ी सजा दे दी है? बिल्कुल नहीं, ये कोई बड़ी सजा नहीं है। जब मेरी बच्ची छोटी थी तो ये लोग उसे घर पे अकेला छोड़ मजे करते थे न, अब मैं उन्हें मजे करती हूँ। उनकी बात सुन ऋषभ जी भी अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज कर अपना फोन साइड में रख बोले, ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम एक नई मेमोरी हमारी बच्ची के साथ बनाएंगे, साथ ही हम उसे वो सभी हैप्पीनेस देंगे जो उसे नहीं मिला है। उनकी बात सुन राधिका जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोल, आखिर वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बच्ची ने कितना कुछ सहा होगा उस घर में जो आज हम ठीक से उसके होठों पे मुस्कान भी नहीं देख पाते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, अनलिगों को भी ऐसा ही फील कराऊं जैसा मेरी बच्ची ने किया है। उनकी बात सुन ऋषभ जी बोले, तुम चित क्यों करती हो? वैसे भी भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। पिछले कुछ दिनों से बेदी परिवार का बिजनेस दिन ब दिन गिरते जा रहा है। इनफैक्ट मैंने तो उनकी कंपनी के शेयर्स भी खरीद शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही बेदी परिवार रोड पे आ जाएगा। उनकी बात सुन राधिका जी बोली, अच्छा हुआ उनके साथ वो लोग इसी लायक हैं। एक तरफ जहां ऋषभ जी और राधिका जी बेदी परिवार की हालत सुन खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेदी परिवार में जैसे तूफान आया था। कुछ दिन से सत्यम का कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं शिवानी और सलोनी का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि उन्हें सत्यम की फक्कर नहीं थी, उन्हें तो अपनी हालत देख के रोना आ रहा था। तभी उन्हें एक सलोनी जी को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, मिसेज बेदी आज से हम आपको अपनी ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। ऐसे ही मैसेज उन्हें 2-3 जगह से आया था, जिसे पढ़ उनकी आंखें बड़ी हो गई। जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही है? आप ऐसा क्यों कर रही? आखिर बात क्या हुई है? मैं क्या किया है? ऐसे ही बहुत से सवाल वो लिख के भी देती हैं, लेकिन उन्होंने ने देख जिन लोगों ने उन्हें ये सब मैसा भेजा था वो सभी लोगों ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से वो किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वही अपनी मॉम को फोन पे बिजी देख शिवानी बोली, मॉम क्या हुआ है? आप किसे मैसेज कर रहे हो? उसकी सुन सलोनी जी बोली, मुझे किटी पार्टी और भी लेडी सोशल ग्रुप से बाहर कर दिया है। उसकी बात सुन शिवम हैरान हो गई। वो शौक होते हुए बोली, मॉम कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारी फाइनेंशियल कंडीटी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है ताकि आप फ्यूचर में उन्हें हेल्प ना मांग सके? उसकी बात सुन सलोनी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा पछताते हुए बोली, तुम्हें पता इन सभी ग्रुप में राधिका सिंघानिया भी थी। बहुत जल्द एक किटी पार्टी होने वाली थी जहां वो भी आने वाली थी। मैंने सोचा था कि मैं उनसे हेल्प मांग लूंगी, लेकिन अब ये मौका भी मेरे हाथ से चल गया। उनकी बात सुन शिवानी बोली, मॉम ये राधिका सिंघानिया कौन है? शिवानी को अब तक सिंघानिया और राठौड़ परिवार के बारे में कुछ भी पता था, इसलिए सवाल किया। उसके सवाल को सुन सलोनी जी बोली, राधिका सिंघानिया सिंघानिया परिवार की दूसरी बहू है। उसकी फैमिली इंडिया की सेकंड रिचेस्ट लोगों में आते हैं। उनसे भी ऊपर आते हैं रथ परिवार, जिनका सिक्का ना सिर्फ इंडिया में चलता है बल्कि पूरी दुनिया में भी चलता है। यही नहीं, दोनों फैमिली बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। मैंने सुना है राठौड़ पर्व बड़ा बेटा मोक्ष राठौड़ और सिंघानिया करीब की बेटी की सगाई भी बहुत जल्द होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इससे दोनों पर्व को अभी ज्यादा प्रॉफिट हो है। उसके बाद वो अपने फोन में एक फोटो निकल के देते हुए बोली,
देखो ये दोनों परिवार की तस्वीर है। उनकी बात सुन वो उनके विन में देखने जहां सिंघानिया परिवार और राठौड़ करीब की साथ फोटो थी। उस फोटो में मोक्ष और स्नेह भी थे लेकिन मोक्ष नहीं। शिवानी की आंखें चौंधिया गई जब उसने सिंघानिया परिवार के लड़कों को देख और साथ राठौड़ परिवार के रुद्र को क्यों। खुद से बोली, ये लोग तो मेरे मांगे से भी ज्यादा हैंडसम है, कितना अच्छा होता। फिर वो अपनी माँ की तरफ देख बोली, माँ क्या मैं इनमें से किसी से मिल सकती हूँ, मतलब ये सब जहाँ है। फिर टीजिडा एक्साइटेड होते हुए बोली, ये लड़का तने सिंघानिया है न, क्या ये भी सिंघानिया परिवार का बेटा है? लेकिन ये कितना बड़ा एक्टर है। उसकी बात सुन सलोनी जी बोली, हाँ ये वही ना सिर्फ बल्कि चारों भाई बहुत ही ज्यादा अमीर हैं अपनी अपनी फील्ड में। ये जन का बड़ा है रक्षित सिंघानिया जो कि अपनी बहन से बहुत और करता है और इसकी खुद की एन कंपनी है और साथ ही ये अपने फैमिली बिजनेस को चलता है। ये उसका दूसरा भाई आर्यन सिंघानिया, ये एक दोस्तों हैं जो कि बहुत बड़ा सर्जन है और मैंने सुना है ये अभी इंडिया में है, लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ और नहीं उसके दोनों भाई के बारे में। उसकी बात सुन शिवानी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा क्यों ना वो इन लोगों पे ट्राई मरे, अगर इनमें से कोई नहीं पता तो भी मोहित उसके पास बैकअप प्लान है ही। दोनों माँ बेटी अपनी बातों में भूल गई थी कि अभी इन लोग से साथ क्या हुआ है। वही शिवानी तो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखने लगी थी। तब क्या होगा हल्का इन्हें मालूम पड़ेगा कि जिनकी ये लोग तारीफ कर रहे हैं वो नित्य के परिवार हज। शायद शिवानी जलन से ही मर जाए, वही बेदी परिवार शोक से। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्नेह जल्दी से उस औरत की हॉस्पिटल में आदमित्व उसके पूरे सर्जरी के पैसे पे वहां से निकल गई और घर पहुंच खुद से ही बोली, अच्छा हुआ मैंने टाइम पे सब कुछ संभल लिया, वरन पता नहीं इस बुढ़िया कमी वजह से मेरे साथ क्या होता। वैसे भी शायद वो यही चाहती किसी की गाड़ी के नीचे आकर पैसा कमान। ऐसे बलवा बात करते हुए स्नेहा अपने रूम मेंबर्स होने चली गई। उसने तुम देख जहां लगभग डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में जा रेडी होने लगी क्योंकि आज के डिनर में मोक्ष भी आने वाला था। इसलिए वो अच्छे से रेडी होना चाहती थी ताकि मोक्ष की नज़र उस पर आके रुके, इस बात से बेखबर कि जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है। वो अपनी निया के अलावा किसी को भारदस्त करना दूर देखना भी पसंद नहीं करता है। वो स्नेह की भी इसलिए बर्दाश्त करता ताकि सिंघानिया परिवार को बुरा ना लगे। अपने ख्यालों पुलाव को मजे से एंजॉय करते हुए स्नेहा रेडी हो रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे थे। स्नेहा उन्होंने इग्नोर करके इनको रेडी होने लगी। कुछ ही समय में खुद को एक स्माइल करके बोले, आज तो मोक्ष मेरे प्यार में गिर जाएगा। इस वक्त स्नेहा ने ब्लैक इंडियन आउटफिट पहना था। आज वो अपनी माँ के तरीके से तैयार हुई थी। उससे भी अपनी माँ की बात सही लगती है क्योंकि उसने बहुत बार शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस ट्राई किए थे मोक्ष को सेड्यूस कर अपना बनाने का, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया था। मोक्ष ने उसकी एक नज़र उठा के देख भी नहीं था। स्नेहा ने अपने चेहरे रेड लिपस्टिक लगा अपना आज का लुक कंप्लीट किया। उसने एक नज़र खुद को देख, चेहरा पे हलक मेकअप, माथे पे बिंदी, होठों पे रेड लिपस्टिक। उसने आज खुद बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीके से रेडी किया था जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को देख बोली, नित्य मेकअप नहीं करती है और नहीं किसी से ज्यादा बात करती है। फिर मिश तुम बस उस प्यार करते हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, हालांकि कि मेरा तुमसे ज्यादा तुम्हारी प्रॉपर्टी और लुक से है। शुरू की बात उसने बहुत ही मासूमिया से कही थी, लेकिन आखिर बात बोलते बोलते उसके चेहरे पे एक एविल मुस्कान आ जाती है। वो खुद को नज़र देख वहां से निकल जाती है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसकी नज़र अपने फ़ोन पे थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि वो अब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी जहां उसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ थे जिन्हें देख उसके होठों पे मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, वाह, सोच नहीं था मेरा छोटा सा नाटक यहाँ तक आ जाएगा। उसके चेहरे की खुशी थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये न्यूज़ स्नेहा ने खुद के बारे में हिंपद होगा। तभी उससे अपनी एक फ्रेंड की तरफ से मैसेज आया, स्नेहा तुम कितनी काइंड हो, देखो तुम पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हो। उसकी बात सुन स्नेहा खुश हो जाती है, लेकिन फिर अपने अपने आवाज में थोड़ी सा सवाल वाले भाव लाते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो मायरा, ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जगह की और भिन्नता तो वो ऐसा ही करता है। वो भले ही ये शब्द बोल रही थी लेकिन उसके होठों पे मुस्कान थी क्योंकि उसे अपनी तारीफ बहुत पसंद आ रही थी। वैसे भी स्नेह को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना पसंद था, इसलिए फिर से खुद की तारीफ दोबारा सुनने के लिए उसने मायरा से ये बात कही थी। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से मात्रा बोली, स्नेहा तुम सच में बहुत काइंड और जेनरस हो। वैसे भी अगर तुम्हारी जगह की और होता तो शायद उस औरत को मारने का छोड़ वो से भाग जाता है। बुत तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम और ज्यादा अच्छी हो। तुम्हें लोगों की जिंदगी की अहमियत है,
हालांकि कि स्नेहा को ये सब बात वो लड़की बोल रही जो खुद किसी और की प्रॉपर्टी पे मजे कर रही थी। उसकी बात सुन स्नेहा अच्छा ठीक मैं फ़ोन रखती हूँ, एक्चुअली मेरी फैमिली मेरे डिज़ाइन कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए छोटी सी डिनर कर रहे हैं। उसकी बात सुन मायरा बोली, सॉरी यार मैं तो भूल गई, मैंने तुझे कांग्रेट बोलने के लिए ही कॉल किया है। फिर बोली, ठीक है बूटे मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा भी फ़ोन रख देती है। अब तक पूरे शहर को पता चल चुका था कि सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस ने देसी कम्पीट में फर्स्ट प्राइज जीता है, जिसे उसने अपने आदमियों से कहकर सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिस वजह आज स्नेहा सुर्खियों में छा रही थी। स्नेहा ने फिर से अपने आदमी को कॉल किया और बोली, सोशल मीडिया पे मेरे बारे में जो न्यूज चल रही है उसे किसी भी तरफ से सिंघानिया फैमिली तक पहुंचा दो एक बात, और ये न्यूज नित्य की तरफ भेज देना और मोक्ष को भी। है बात सुन दूसरी तरफ से एक इंसान की कॉल आई। ओह बॉस कुछ देर में काम हो जाएगा। उसकी बात सुन स्नेहा तिरछा मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो अपने डेस्टिनी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ मोक्ष अपने केबिन में बैठा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। मोक्ष के लिए कितनी जारी नित्य थी उतनी जरूरी उसका बिजनेस था, जिसे उसने रात दिन मेहनत करके आज ऐसा का नंबर 2 पोजीशनों पे लेकर आया था। हालांकि कि उसका बिजनेस पहले नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन जब से निक कॉर्पोरेशन बिजनेस वर्ल्ड में आई थी तब से मोक्ष को कंपनी दूसरे नंबर चली गई और इन दोनों कंपनी के बीच कॉम्पिटिशन शुरू होगा गया नंबर 1 और नंबर 2 वाली पोजीशन के लिए। जहां मोक्ष नंबर 1 पोजीशनों पे आना चाहता था, वहीं निक कॉर्पोरेशन उससे आगे नहीं आने देती थी। स्नेहा अभी तक जिंदा थी क्योंकि उसे कुछ कर वो नित्य की नज़र में गिराना नहीं चाहता था। नित्य के सामने मोक्ष की इमेज बस एक बिजनेसमैन, एक अच्छा इंसान के रूप में, जिसे वो कभी भी उसके सामने नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता कि उसकी निया उसको देख डरे या घबराए। हालांकि जिस दिन मोक्ष को नित्य की आइडेंटिटी, उस दिन मोक्ष का क्या रिएक्शन होगा ये तो सिर्फ आगे ही पता चलेगा आप लोगों को। मोक्ष अभी अपने काम में लग ही था कि तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। उसने बिना सर ऊपर किए जवाब दिया, कॉमन। उसकी आवाज़ सुन डोर ओपन कर मयंक अंदर आता है। वो मोक्ष के सामने एक फाइल करते हुए बोला, बॉस ये शिवांश की इन्फॉर्मेशन है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिला, उसे बोलने का इशारा करता है, जिसे समझ मयंक फाइल रीड करते हुए बोला, बॉस शिवांश का पूरा नाम शिवांश मेहरा है। शिवांश के फैमिली में 3 लोग थे, पहले शिवांश के पाप, उसकी माँ और वो खुद। शिवांश के पापा एक ड्राइवर थे, हमारे पूर्व मिस्टर जादव के। तभी मोक्ष, जो कि मयंक की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा था, वो मयंक के कुछ कहने से पहले बोला, लेकिन उसने कहा था कि उसकी एक बहन भी थी। उसकी बात सुन मयंक अपना सर हिलाते हुए बोला, बॉस वो लड़की शिवांश की सगी बहन नहीं थी, बल्कि एक दिन शिवांश के पापा मिस्टर को छोड़ने एयरपोर्ट गया था। उसी वक्त उसे एक औरत मिली जो कि बीच सड़क पे बेहोश थी। ये देख उन्होंने उस लड़की की मदद करने की सोची। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो उस लड़की को गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ उन्हें पता चला कि उस लड़की कोई रोज़ रोज़ टॉर्च करता तय ही नहीं, वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। उनकी बात सुन शिवांश के पापा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उस लड़की को अपने साथ घर ले आते हैं और तब से ही वो लड़की इस घर की बेटी बनकर रहती थी। उसकी बात सुन मोक्ष हैरान था, पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की के नारे में मोक्ष को बेच होने लगी। वो उसकी तरफ देख बोला, क्या उसकी कोई तस्वीर हज? उसकी बात सुन मयंक अपना सरनामे हिला बोला, बॉस मुझसे उसकी तस्वीर नहीं मिली है, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा लग है जैसा हम उस लड़की मामूली समझ रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि उस लड़की कोई भी फोटो मिल रही है उससे पहले की इन्फॉर्मेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अगर हम शिवांश से फोटो मांगे तो शायद मिल सकता है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिला फिर से अपने काम में लग जाता है। मोक्ष के दिमाग में अभी भी उस लड़की का ख्याल चल रहा था। दूसरी तरह आर्यन आर्यांशी और नित्य के साथ जा रहा था कि तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वाले इसे ध्यान ना दे नित्य से सवाल करता है, वैसे बेबी सिस्टर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट कब आने वाले हैं? उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई कम ही आने वाला है। आर्यन उसकी तरफ देखबू सर पे हाथ रख बोला, ठीक है तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हार भी रिजल्ट खराब भी आता है तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉलेज में एडमिशन दिल दूंगा। उसकी बात सुन नित्य स्पीचलेस हो गई। वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मैं जानती हूँ मुझे जहाँ भी एडमिशन लेना होगा वो मैं अपनी काबिलियत पे जाऊंगी। उसकी बात सुन आर्यन के दिल में एक टीस उठा है। पता नहीं उसकी बहन ने उस बेदी परिवार में क्या क्या झेला है कि आज वो किसी भी तरह का स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन मैं भी एक अच्छा भाई हूँ, इसलिए अपनी प्यारी बेबी सिस्टर के ड्रीम को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। फिर वो नित्य की तरफ देख बोला,
देखो बेबी सिस्टर, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अभी भी एक 18 साल को बची हो, इसलिए तुम्हें एंजॉय करनी चाहिए, बिल्कुल स्नेहा के जैसे। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, मजे करती है, इन शॉर्ट वो अपनी जिंदगी खुलकर जीती है। मुझे पता है बेदी परिवार ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिस वजह से आज तुम ओंज चिन जीना ही भूल गई हो, और मैं चाहता तुम्हें कि मेरी प्यारी बेबी सिस्टर हमेशा खुश रहे। उसकी बात नित्य उसकी तरफ देखने लगी। वो खुद से बोली, क्या एक फैमिली ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो वो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, जो उसने अपनी इस भाई के ध्यान नहीं दिया, जो उसके अंदर के बचपने को जिंदा करना चाहते थे, जो ये चाहते कि उनकी बहन अपनी लाइफ एंजॉय करे। आर्यन की बात सुन नित्य उसको बहुत ध्यान से देखने लगी थी। आज उससे आर्यन के अंदर सत्यम की छवि नजर आ रही थी, पता नहीं कैसे, लेकिन सत्यम की सक्सेसफुल सर्जरी के बाद जहां उसे अगले दिन होश आना चाहिए था, वहीं वो अब कोमा में जा चुका था, जिस वजह से नित्य को उसको चिंता हो रही थी। सत्यम के बारे में सोचते ही नित्य की आंखों में नमी छा गई थी। वही आर्यन नित्य की आंखों में नमी देख बोला, क्या हुआ बेबी सिस्टर, तुम्हारी आंखों में आंसू? देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं तुमसे कान पकड़ माफ मांगता हूँ, पर प्लीज तुम रो मत। आर्यन थोड़ा पैनिक करने लगा था, ये सोचकर कि उसकी बेबी सिस्टर रो रही है उसकी वजह से, जिस कारण उसे डर लग रहा था कि कहीं नित्य उसको नापसंद ना करने लगे, या ओवर वो उससे अपना भाई माने से मना ना कर दे। वही उसको इस तरह से पैनिक करते देख नित्य बोली, भाई मैं आपकी वजह से नहीं रो रही, वो तो बस मेरी आंखों में कुछ चल गया इसलिए नमी छा गई। उसकी बात सुन आर्यन उसका सर सहला देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द देख उसे बेदी परिवार पे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए वो लोग अपनी डेस्टिनी रेस्टोरेंट डिलीशियस में पहुंच जाते हैं। आर्यन कार से निकल नित्य और आर्यांशी के लिए डोर ओपन करता है। वो थोड़ा गुस्से से बोलने का नाटक करते हुए बोला, मिस आर्यांशी, लगत है आप भूल गई हैं मैं आपका बॉस हूं, ना कि आपकी वजह से मेरी बेबी सिस्टर को परेशानी ना हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम से कोशिश की करना कि मेरे कार से उतरने से पहले आप उतर जाएं, क्योंकि मैं बार बार आपके लिए डोर नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुन आर्यांशी उसको घूरने लगी, जैसे कह रही हूँ आप बिहेव तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मैंने ही कहा हो। बॉस, मेरे लिए भी आप ही डोर खोलिए। वही नित्य अपनी भाई का नाटक देख मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता था उसका भाई बस थोड़ा नाटक कर रहा है। आर्यन और नित्य हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बात करते हुए अपने बुक किए प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। वही आर्यांशी आर्यन को गुस्से से घूरते हुए उसके पीछे चली जाती है, लेकिन वो उस रूम में नहीं जाती जहां आज सिंघानिया परिवार सेलिब्रेट करने वाला था, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। आज सिंघानिया परिवार फैमिली का डिनर था और वो एक बाहर वाली है घर पे, तो वो भले ही सबके साथ खाती थी क्योंकि आर्यन बोलता था, लेकिन यहाँ इसलिए उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया। नित्य ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि आर्यांशी इस वक्त उनके साथ नहीं चल रही है, इसलिए वो भी अपनी जगह रुक बोली, आर्यांशी तुम रुक क्यों गई? उसकी बात सुन आर्यांशी थोड़ा हिचकिचाने हुए बोली, बट मैम ये आपकी फैमिली डिनर और मैं कैसे? कहते हुए वो चुप हो गई। वही उसकी बात को समझ नित्य बोली, देखो पहले तो तुम मुझे ये मैडम मैम बोलना बंद करो, मुझे तुम नाम से बुला सकती हो, वैसे भी तुम भाई की असिस्टेंट हो, वो तुम्हें पे करते हैं लेकिन मैं नहीं, इसलिए मुझे मैम मत बुलाओ। उसको बात सुन आर्यांशी उसको देखने लगी, फिर थोड़ा हिचकते हुए कुछ बोलने को हुई तो नित्य बुना कुछ सुने वहां से जाते हुए बोली, अंदर आ जाओ, अदरवाइज मुझे भाई को बाहर भेजना होगा। इसकी बात सुन आर्यांशी अब उसके पीछे पीछे चलने लगी। नित्य जैसे ही अंदर आई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वही सामने इस वक्त स्नेहा और उसके एक साइड राधिका जी और ऋषभ जी बैठे हुए थे, जिन्हें उसने ही जिद कर अपने बगल में बैठाया था। वही दूसरी साइड आर्यन बैठा हुआ था। नित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के जाके आर्यन के लेफ्ट साइड में बैठ गई, वही उसके दूसरे साइड आर्यांशी भी बैठ गई। नित्य को आर्यन के बगल में बैठे देख राधिका जी और ऋषभ जी का चेहरा कला पर वो दोनों घूर के आर्यन को देख रहा था। वही आर्यन तो खुश था कि उसकी प्यारी बहन उसके साथ बैठ रही है, जिसे वजह से उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो अपने पेरेंट की तरफ देखने लगा जो कि उसको ही जलन से देख रहे थे, जिसे देख आर्यन की स्माइल और बड़ी हो जाती है। आखिर होती भी उसके पेरेंट्स पहली बार उससे जल रहे थे, जो कि आर्यन को एक अलग लेवल को खुशी दे रहा था। वही उसकी खुशी देख ऋषभ जी और राधिका जी का मुंह बन गया। वही स्नेह की नज़र बार बार डोर पे जा रही थी। वो इस वक्त जिसम इंतजार कर रही थी वो इंसान अब तक आया था। राधिका जी और ऋषभ जी नित्य से उसके आज दिन के बारे में पूछ रहे थे, साथ ही स्नेहा अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वही स्नेहा भले ही अपने पेरेंट्स अपने भाई से बात करने में काफ़ी हुई बीत, वो स्नेहा के चेहरे को बेचैनी देख सकती थी, जिसे देख उसे अच्छा लगता। नित्य को पता था स्नेह मोक्ष नहीं मोक्ष के पैसे को कितना प्यार करती है। स्नेहा की बेचैनी देख नित्य के होठों के कौन मुड़ जाते हैं।
उसने मोक्ष की इन्फॉर्मेशन निकलवाई जिसमें उसको साफ पता चला था कि मोक्ष को कभी भी स्नेहा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही उसको ये भी पता चल था कि उसने 2 साल पहले जिस इंसान की जान बचाई थी वो मोक्ष था। हालांकि जब उसे इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान ही गई थी, क्योंकि मोक्ष उसको तब से ही ढूंढ रहा था। लेकिन उसको समझ भी आ रहा है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि जिस इंसान ने उसे बचाया है वो वही है। नित्य अभी अपनी सोच में घूम में थी कि तभी वो आर्यन के आवाज लगाने से अपने होश में आए। उसने अपने दिमाग में घूम रही सभी बातों को झटक आर्यन की तरफ देखने लगी, जो कि उसको कहीं खोया देख उसको हिला रहा था। आर्यन बोला, बेबी सिस्टर तुम कहाँ खो गई थी, तुम क्या सोच रही हो? उसकी बात सुन नित्य बोली, कुछ नहीं भाई, बस ये पहली बार है जब मैं आपको लोगों के साथ ऐसा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। नित्य की बात आर्यन के हटन रुक गए, साथ ही राधिका जी और ऋषभ जी के हाथ भी रुक, जो कि नित्य की प्लेट में खाना रखने बाद अब स्नेहा के प्लेट में खाना रखने लगे थे। नित्य की बात सुन उनके दिल में एक टीस सी उठी। उनकी प्यारी बेटी उनकी लापरवाही की वजह से ना जाने कितनी चीजें झेली हैं। उन लोगों ने सोच लिया था नित्य के साथ वो एक नए मोमेंट को क्रिएट करेंगे और नित्य के लाइफ उन सभी परिवार की कमी पूरी करेंगे जो उनकी प्यारो बेटी को कभी मिली नहीं थी। वही स्नेहा घूर के नित्य को देख रही थी, क्योंकि नित्य ने ये बात अभी कही थी जिस वजह से उसके में डैड उसके प्लेट में खाने को रखे बिना ही अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे। उनके चेहरे पे इस वक्त गिल्ट नजर आ रहा था। वो खुद से ही बोली, मुझे नहीं पता था इस नित्य में इतना दिमाग होगा, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। अगर तुम सबका अटेंशन खुद पे लाना पसंद करती हूँ न, तो मैं भी तुमसे से 2 कदम आगे हूँ। इसके साथ ही वो अपनी आंखों नमी लिए बोली, नित्य तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार और केयर देंगे। देख लेना तुम अपने पस्त को भूल जाओगी। अब तक सभी भाइयों ने और मॉम डैड ने मुझे बहुत प्यार किया है। मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ये मेरी फैमिली नहीं हज, और तुम तो इस घर की बेटी हो, सिंघानिया परिवार की बेटी हो, तो तुम्हें भी मेरे जैसे बहुत सारे प्यार मिलेगा। उसकी बात सुन नित्य उसकी तरफ देख एक स्माइल कर देती है। उसकी स्माइल सभी के लिए बहुत ही प्यारी थी, पर स्नेहा को ऐसा लग रहा जैसे नित्य उसको आत्मा को देख रही है। नित्य अपने मन में बोली, चलो अब तुमने खुद ही सब कुछ करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं खुद ही तुम्हें बर्बाद करूंगी। नित्य को इसकी बात में समझ आ रहा था कि वो इससे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रही थी। वही स्नेहा मन ही मन सोच रही था कि शायद अब नित्य को उससे जलान होगा और वो गुस्सा करेगी। जब उसने नित्य का स्माइल देखी तो एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही खुद कर लेती है। लेकिन अब नित्य के ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सो बिना कुछ बोले स्माइल कर रही थी, जो कि स्नेहा को पसंद नहीं आया। वो खुद से बोली, क्या इस लड़की को मेरा टोन समझ नहीं आया? फिर अपना सर झटक बोली, क्या पता इसे समझ नहीं आया होगा, तभी तो इतनी शांत है, वरना कोई और होता तो शायद अब तक अपना आपा खो चुका होता। पर कोई ना, बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरे घर वालों के सामने गिराऊंगी। उसके बाद तुम एक बार फिर से सिंघानिया परिवार से बाहर। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा मुझे एक देखने में ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद बारी आएगी तुम्हारे परिवार की, मैं एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार को सफाया करूंगी। इस वक्त स्नेह की आंखों में एक शैतानी चमक थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना सर झुका लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि किसी ने उसके आंखों की चमक और नित्य के लिए नफरत देख लिया था। वही नित्य की नज़र स्नेहा ले ही थी। उसने उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए खतरनाक इरादे देखा था। नित्य के होठों पे भी एक एविल स्माइल आ गई। वो खुद से बोली, जो तुम सोच रही ना वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर कोई बर्बाद होगा तो वो तुम होगी, ना कि मैं और मेरा परिवार। तभी एक बार फिर से उस रूम का डोर खुला। वही दूर खुलने की स्नेहा ने आंखों में चमक लिए ऊपर देखा। टू बी कंटिन्यूड।